हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा कि अब किसी की पेमेंट नहीं डूबेगी। ये बात कहना जैसा आसान है, वैसा ही उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है ना। हम सब चाहते हैं कि हमारी पेमेंट ना डूबे। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने हैं, जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये बात अब उठने की क्या इसमें रिलेवेंस है, तो उस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए हमें थोड़ा सा लीगल बैकिंग पे चलना पड़ेगा कि किस तरीके से किस ग्राउंड्स पे सारी बात कही जा रही है और हमें करना क्या है। देखिए, बात करें कि हमारे कंट्री में अगर हम कहें, जैसे हम बात करते हैं यार, लोग हमें ट्रेड में सुनने में आता है कि यार हमारे में ना उधारी बहुत होती है ना। लोग कहते हैं यार उधारी बहुत होती है, लोग कहते हैं यार हमारे को बैड डेट बहुत होते हैं, नुकसान पेमेंट डूब जाती है। ये सारी चीजें बहुत जो है देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं यार बाहर जो है पेमेंट नहीं डूबती, हमारे यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें मेनली अपनी कंट्री में, कहते हैं लोग कि पेमेंट बहुत डूबती है। ठीक है। फ्री फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जो है उस तरीके से इंटरप्ट होता है। ठीक है। तो लोगों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अमाउंट सेल करी उसका पैसा, उसमें मान लो अब उस किसी का ना, उसको 10% मार्जिन बच रहा है, मान लो किसी को। ठीक है। अब उसने 90 रुपए की उसको कॉस्ट लग गई पूरी की पूरी, उसके खर्चे वगैरह मिला के उसको 10 रुपए कमाने हैं। 90 रुपए की चीज वो 100 रुपए की बेच रहा है। अब 100 रुपए की उसने बेच दी, सिर्फ बिल तो काट दिया 100 रुपए का। ठीक है। उस पर जीएसटी भी पे कर दिया। ठीक है ना। लेकिन वो 100 रुपए प्लस जीएसटी वो आएगा कब, उसका इंतजार जो है कहीं ना कहीं इंसान करता रह जाता है। और बाद में जाके उसको पता लगता है यार नई पार्टी थी, लेकिन उससे उसने धोखा दे दिया, पेमेंट डूब गई। तो ये सारी चीजों से ना कहीं बिजनेस बहुत डरा रह जाता है कि किस तरीके से खुल के काम किया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने टेक कर किया। होता क्या था, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत साल पहले 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लेके आई। ठीक है। उसमें इस तरीके से प्रोविधान डाले ताकि जो है बिजनेस को उसमें हेल्प मिले, और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें आती हैं उसको स्टॉपर लगाया जाए। ठीक है। उसमें क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया टेन्योर फिक्स कर दिया कि आप जो है इतने टेन्योर के अंदर जो है पेमेंट कीजिए, अदरवाइज उसमें ना इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा 3 टाइम्स ऑफ द आरबीआई रेट। ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ हिंदुस्तान में इतनी जल्दी लोग जो है ना, जिसने जिसने ढंग से नहीं चलना वो जल्दी बात को मानते नहीं। तो यार गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नई नई चीज ला रही है, होता क्या है कि उस चीज को लोग इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि उस तरीके से पेमेंट सर्कुलेशन हो, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू उस हिसाब से फटाफट मिले, सारी चीजें जो है व्यापारी भी खुश रहे, और सारी चीजें उस तरीके से हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाती हैं। अब उन्होंने क्या किया फर्दर, अब उन्होंने बजट 2023 में उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स और एमएसएमई को आपस में प्रोविजन को लिंक कर दिया। अब क्या हुआ यार, उन्होंने कहा एमएसएमई एक्ट 2006 में हम लाए, लेकिन लोग इतना सीरियसली उसको ले नहीं रहे। उन्होंने कहा यार इनकम टैक्स जब लगता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार इसको तो देख ध्यान में देखना पड़ेगा उनको। उन्होंने कहा इसको ना दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या करा, एक सेक्शन 43 बी में जो है एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया, एच। इनकम टैक्स के अंदर ही एक नया क्लॉज जो है इंसर्ट कर दिया, एच, और उसके में लिख दिया एमएसएमई के बारे में, उसको इंटीग्रेट कर दिया एमएसएमई के साथ। और एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में जो स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से उन्होंने वहां पे उसको लिंक कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते, तो आपके इनकम के अंदर वो पेमेंट जो है ऐड कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो है हवा हो गया कि भैया अब तो ये बड़ी दिक्कत होगी, और ऑब्वियसली होएगी। क्योंकि क्या है ना, अगर आप मान लो इनवॉइस इशू किया और उसकी विद इन सेक्शन 15 के हिसाब से जो टाइम लिमिट है पेमेंट नहीं करी, तो वो इन वैल्यू पेमेंट की वैल्यू जो है वो सीधा सीधा ऐड ऑन हो जाएगी आपके इनकम में। ठीक है ना, सीधा पूरा का पूरा अमाउंट जो है परचेज का आपके वैल्यू इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो कितना हैवी अमाउंट जो है उसमें ऐड हो जाएगा, उस वजह से कि आपने उस वेंडर को पेमेंट नहीं करी। ठीक है ना।
होता क्या है, हमें एक्चुअल में टैक्स देना है प्रॉफिट एलिमेंट पे, सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट पे। बस ड्यू टू पेमेंट, हमने पेमेंट नहीं दी वो लार्ज अमाउंट की, वो लार्ज अमाउंट पूरा का पूरा हमारा ऐड हो गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरप्ट करेगा। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है हम चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके छोटे छोटे पार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उस पे हमने शॉर्ट्स बना के भी डाल चुके हैं। वो होप आपने सारी चीजें देखी होंगी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज करके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत आने वाली हैं। और ये जो फरवरी 2024 चल रहा है, फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में हमें ये सारी चीजें को जो है टेक केयर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। नहीं तो इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो हमारे फाइनेंशियल्स बनेंगे, जो बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे देखना बहुत ज्यादा दिक्कत दिखेगी कि वहां पे अगर आपके वेंडर्स खड़े हैं, अगर आपके वेंडर्स खड़े हैं और उनकी पेमेंट जो है आउटस्टैंडिंग है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, तो वो सारे के सारे जो है वहां पे जो है इनकम का पार्ट बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो हमने बात करी कि पेमेंट की जो है, अब हमारी पेमेंट जो हमने थंबनेल देख के बात करी कि हमारे को जो है पेमेंट वो जो है हमारी नहीं डूबेगी। तो अपने को देखो चीजें करनी पड़ेंगी, इतनी आसानी से चीजें नहीं होंगी। ये एक क्या है ना, हर एक को चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके ही फ्री फ्लो में आ पाएंगी चीजें। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, देखो। अगर मैं एज अ ट्रेडर हूं, सॉरी, मैं एज अ बिजनेस मैन हूं, ठीक है, मैं कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं या सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं। तो जो बंदा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, जो बंदा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, वो अगर माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आता है, वो जो है, अगर जैसे मान लो मैंने सेल करी, ठीक है, मैंने सेल करी और मैंने सेल करी, मेरे पास पेमेंट आनी है, ठीक है, तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में डेटर साइड में जो है डाल दिया होगा। अब ठीक है, डेटर साइड में डाल दिया होगा। अब मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, मैं एमएसएमई में मान लेते हैं रजिस्टर्ड हूं। अब होगा क्या, जिसको मैंने इनवॉइस दिया, मैं उसको बताऊंगा कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना। वो डिक्लेरेशन के थ्रू, मैंने जब वो वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था एक डिक्लेरेशन का, एमएसएमई डिक्लेरेशन भी उसमें शो करी थी। तो इस तरीके से हम डिक्लेरेशन देंगे। मैं डिक्लेरेशन दूंगा कि मैं मोहित पुनेठा जो है एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, मेरा ये जो है उधम रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं उसमें स्पेसिफाई करके दूंगा। और वो उसमें, और इवन मैं अपने इनवॉइस में भी डाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि सामने वाला उस इनवॉइस को बुक कर रहा है, उस खर्चे को बुक कर रहा है, तो उसको ध्यान देना है कि उसको अगर विद इन टाइम लिमिट मुझे उसने पेमेंट नहीं करी, तो उसका ये खर्चा उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से ट्रेड है, इस तरीके से ट्रेड है। आप मेरी और अपनी बात ले लीजिए, इस तरीके से समझिए। मैं एज अ सेलर हूं, अगर मैंने आपको इनवॉइस दिया, तो आपको विद इन दैट टाइम जो है मुझे पेमेंट करना है, अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है। ऐसा ही केस आप अपने ऊपर ले लीजिए और इस चेन को समझ जाइए, बहुत इजीली जो है समझ आ जाएगी। बेसिकली करना क्या पड़ेगा ईयर एंड पे, ये मुद्दे की बात है। हर एक को अपने वेंडर में देखना है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में बनाते हैं ना सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं ना, ठीक है। उसमें ध्यान से देखना है कि भैया कोई आउटस्टैंडिंग हमारे सेक्शन 15 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गई। अब मैंने वो पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें सेक्शन 15 का सारा बताया हुआ है। स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं, वो सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है ना। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, आधे घंटे की डिस्कशन है, डिटेल्ड डिस्कशन है। अभी हम जो समझ रहे हैं, हमें ये समझना है कि हमें उसको करना कैसे है, ताकि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और हमारी पेमेंट जो है ना डूबे, ठीक है ना। अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर उसी को आप अपने हिसाब से लेके चलना, तो आपको भी समझ आ जाएगा। मान लो मैं चाहता हूं मेरी पेमेंट जो है सेफ रहे और ना डूबे, मैं क्या करूंगा। अगर मैं माइक्रो या स्मॉल में आ रहा हूं, जो कि ऑलमोस्ट काफी जो है जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें डेफिनेशन है कि इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, ठीक है, करोड़ में है। हम मोस्टली मोस्टली काफी पॉपुलेशन जो है उसमें माइक्रो में और स्मॉल में कवर हो जाएगी, आप में सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरी पेमेंट सेफ हो जाए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अब मेरे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने जितने भी इनवॉइस इशू कर रहा हूं उसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं एमएसएमई डिक्लेरेशन जो है जिस जिस जो भी मेरे डेटर्स है मैं सबको दे दूंगा कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है। अब मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, मैंने सर्विस दी,
तो सामने वाला उसका खर्चा बुक करेगा, सामने वाला उसका खर्चा बुक करेगा, सामने मैं मेरी बुक्स में वो डेटर होगा, सामने वाले की बुक्स में मैं क्रेडिटर हूंगा। अगर उसने मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरी फिगर दिख रही है 31/3/2024 को, और जो है वो सेक्शन 15 की जो टाइम लिमिट है 15 दिन और 45 दिन, वो जो है कंप्लाई नहीं करी और उसने मेरी पेमेंट जो है टाइमली नहीं दी, तो उसके उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी कंप्यूटेशन में वो जो उसने मेरे को पेमेंट देनी थी, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 50,000, 50,000 प्लस जीएसटी ऐसे करके ले चलते हैं, तो उसने जो मेरे को पेमेंट देनी थी वो जो है उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। और फिर जब वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर देगा उस टाइम उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा जो है इसका मैंने डिटेल में बता रखा है। हमें अभी समझना है कि इसको हमें बेनिफिट कैसे लेना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एमएसएमई की डेफिनेशन में कंप्लाई कर रहे हो तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है ना, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप माइक्रो और मीडियम के अंदर आ रहे हो, ओ सॉरी माइक्रो और स्मॉल के अंदर, मीडियम वाला नहीं ले सकता, मैंने उस वीडियो में भी बताया। टाइम अगर अगर अलग अलग लिमिट्स है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स है, जैसे उसमें 1 करोड़, 5 करोड़, ठीक है, तो आप माइक्रो में आ गए, स्मॉल में जो है अपना 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसे करके लिमिट है, मीडियम के अंदर जो है वो जो है लिमिट्स जो है वो इस हिसाब से। तो आपको माइक्रो और स्मॉल में आ रहे हो तो जो है वहां पे बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। आप अगर इन कैटेगरी में हो तो आप एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन लो, उसके बाद हर अपने इनवॉइस में डालो। ठीक है ना, और अपने जिन जिन को सेल कर रहे हो उनको एमएसएमई डिक्लेरेशन भी भेज दो कि भैया मैं रजिस्टर्ड हूं एमएसएमई। ठीक है ना, वो अपना खर्चा बुक करेगा अपने बुक्स में और आपको फटाफट जो है आपकी पेमेंट रिलीज होगी। तो ये इस तरीके से जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस तरीके से हर कोई सोचेगा तो ट्रेड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, उस तरीके से पेमेंट जो है फ्लो में आने लगेंगी विद इन टाइम, क्योंकि एमएसएमई का कंप्लाई करना है और एमएसएमई के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट, अगर एमएसएमई का सेक्शन 15 का कंप्लाई नहीं हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारे वो अमाउंट जो है हमारी इनकम में ऐड कर देगा। ठीक है ना, ये सारे चेंजेस जो है फाइनेंस एक्ट जो है हमारा पिछले साल बजट के अंदर आए थे, और जो कि इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो एप्लीकेबल हैं, इसलिए जो है ये इतनी ज्यादा ह्यूज एंड क्राई हो रही है इसके ऊपर कि भैया ये हो क्या रहा है। तो इसका मैंने इसको संक्षेप में बता दिया, डिटेल्ड वीडियो मैंने वहां पे बनाई है। आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे, आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। राइट, तो इसमें करना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन अगर आप दोनों कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो, और दूसरा माइक्रो स्मॉल या माइक्रो की कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा तो अपने इनवॉइसेज में और एमएसएमई डिक्लेरेशन में वो दे देना। ठीक है ना, इस तरीके से, और 31 दिसंबर 2024 को ये डेडलाइन को जो है ध्यान में रखना। और अब आप अगर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो हर एक अपने क्लाइंट को प्लीज एडवाइस कीजिए कि वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले। क्यों? और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लें, साथ ही साथ क्या करें, अपने क्लाइंट्स को बोलें कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने क्रेडिटर्स को ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, अपने अच्छी तरीके से क्रेडिटर्स को ध्यान से देख लीजिए, कोई क्रेडिटर आपका जो है आउटस्टैंडिंग तो नहीं है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से। आउटस्टैंडिंग है तो उसको जो है क्लियर कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, ये 31 मार्च को अगर ये आउटस्टैंडिंग रहा और सेक्शन 15 के हिसाब से टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गई तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है इनकम टैक्स में एड बैक हो जाएगा। ठीक है ना, आप एज अ प्रोफेशनल आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट्स को पहले तो कहना है, अगर वो उसी डेफिनेशन में वही दोनों कैटेगरी, दो इधर रखी थी मैंने, क्या थी, या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, दूसरा स्मॉल में आता हो या फिर माइक्रो में आता हो, ये चारों कंडीशन है, तो अपने क्लाइंट को बोल दिए कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले। मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है ना, मतलब हम अपने हर एक को गाइड कर रहे हैं कि भैया आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड जो नहीं है उसको कह रहे हैं प्लीज आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले। क्यों बेनिफिट होगा कि आप जब अपना बिल काटोगे तो सामने वाले को पता लगेगा कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तो आपको टाइमली पेमेंट जो है आने लगेगी। ठीक है ना, आपका बेनिफिट ये है कि आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप उसको बता दोगे एमएसएमई डिक्लेरेशन से कि मैं रजिस्टर्ड हूं एमएसएमई में, तो आपको जो है टाइमली पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि उसको भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 43B सब क्लॉज एच का कंप्लाई करना है। ठीक है ना, उसको भी करना पड़ेगा।
तो इसलिए जो है आपकी भी टाइमली पेमेंट आ जाएगी। ठीक है ना। इसलिए प्रोफेशनल हो तो अपने क्लाइंट्स को गाइड कीजिए, और अपने एज अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उस केस में क्या है, आप खुद रजिस्ट्री, आप जो है अपना एमएसएमई आप रजिस्टर्ड होइए उसमें। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं पता तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड होइए, जिससे जो हमने डिस्कशन करी वो सारे आपको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब से हमने इस पे एमएसएमई पे चर्चा करी है तो काफी सारी मेल्स जो है हमें इसके रिगार्डिंग आई हैं कि भैया इसको जो है कैसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या बेनिफिट रहेगा। सबसे पहली बात है कि क्या होना है इससे, और 2 महीने रह गए हैं। मजे की बात यह है कि 2 महीने रह गए हैं, जो भी करना है 2 महीने के अंदर करना है। फरवरी जो है अपना चल रहा है, मार्च तक का जो है अपना 2 महीने मोटा मोटा अपने पास हैं, तो अपने को इन 2 महीने के अंदर ये सारी चीजें जो है कंप्लाई करके चलनी है। तो प्लीज अवेयर, अगर आप प्रोफेशनल है तो भी, अगर अगर आप टैक्स पेयर हैं तो भी। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।